राम राम दोस्तों। क्या हम लोग शुरू करें? उससे पहले अगर आप दोस्तों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्या सब कुछ याद है? एक मिनट शांत रहिएगा दोस्त। जिनी, हाँ जिनी, JNI। चलो चर्चा करते हैं JNI की। और कोई JNI के अलावा किसी को कोई और शब्द पूछना है? तो पहले तो एक बात का ध्यान रखिए आप, अगर आप लोगों को मुख्य जबानी कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है और वो नहीं हो रहा तो दिक्कत है। जैसे अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं आइए बोर्ड पर और बताइए JVM के बारे में, वो कहेगा सर मुझे तो पता ही नहीं कि क्या बोल रहा है। पर अगर मैं पूछूं कि JVM के अंदर वह कौन सा मेमोरी है जहां ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, बस ये वाला है। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं आता। जब हम लोग सोचते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्सेप्ट क्या है, पर क्वेश्चन आते ही आपको वो याद आ जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिएगा। अगर घर बैठकर पंखा देखते हुए सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद है, क्या नहीं आएगा याद। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि लोकल वेरिएबल कौन से किस मेमोरी में रखे जाते हैं, स्टैक में। बात खत्म। बस आपको इतना सा याद रहना चाहिए, इतना सा समझ में आना चाहिए। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो JNI के अलावा कोई और ऐसा वर्ड जो आपको समझना है? चलिए, वैसे तो मैं आजकल थोड़ा सा बिजी हूं तो इंस्टाग्राम पर ज्यादा मैं टिकता नहीं हूं, पर कोई है एक व्यक्ति आप ही क्लास में से, बड़े दिन बाद में उससे बात हुई। मैं नहीं जानता, शकल वकल तो मैंने देखी नहीं, उसकी फोटो में थी नहीं शकल, नाम भी एक अटपटा सा रखा था, पर उससे बात कर कल ही बात हुई मेरी इंस्टाग्राम पर बड़ा अच्छा लगा मुझे। कोई तो यही अपने क्लास में था, बड़ी मैं वैसे तो जनरली हम लोग बात करते हैं तो ठीक है, नॉर्मल बात होती है, पर कल तो मेरा मतलब ऐसी हालत थी कि हंस हंस के पेट दुखने लग गया। ऐसा क्या मैसेज आ गया, चलो मैं बताता हूं क्या बात हुई, ठीक है। सबसे पहले उसका मैसेज आया कि सर हमें पता है कि आप अवतार है, लेकिन आप अवतार किसके हैं? तो मैंने उसको कहा, मैं आप बताइए किसका हूं मैं। तो वो बोला कि सर चार्ल्स बेबेज के अवतार है आप। मुझे बड़ा अच्छा लगा सच में, जब आप कोई कहते हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी दोस्त, और जब कोई कहता है कि सर आपने अच्छा पढ़ा है तो हमें अच्छा लगता है। तो मैं बड़ा खुश था उससे। फिर उसने पूछा कि सर अपने क्लास के अंदर बहुत सारे लोग आपसे बात नहीं करते हैं, स्पेशली कुछ लड़कियां तो कभी बात नहीं करती आपसे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो मैंने उसको लिखकर भेज दिया कि भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनते। क्योंकि मैं हनुमान चालीसा बोलता रहता हूं, तो जितने भी भूत पिशाच है वो मेरे निकट बिल्कुल नहीं आएंगे, जो भी है। फिर उसने मुझे ये भी कहा कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपकी हर क्लास ले रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा भाई, इतनी मेहनत करो तो होना चाहिए आपका सिलेक्शन। लेकिन उसने जो अगला मैसेज किया, सच में मेरे मतलब पैरों के तले जो जमीन खिसक गई। उसने मुझे एक मैसेज कर दिया, बातें बिल्कुल सही चल रही थी, नॉर्मल चल रहा था, बातें हो रही थी, पर उसने एक मैसेज कर दिया मुझे लास्ट में कि सर आपने जितने भी प्रोग्राम लिखवाए हैं वो उनके सबके आउटपुट याद कर लिए मैंने। और मैंने कहा ये क्या? और मुझे ये समझ नहीं आया, मतलब सच में मैं दंग रह गया। मैंने कहा आउटपुट कैसे याद करते आप? क्या आपने जितने प्रोग्राम लिखे हैं सारे के सारे आउटपुट याद है मुझे, क्वेश्चन देखते मैं आउटपुट लिख के आ जाऊंगा। और मैंने बताओ मैंने क्या लिखा होगा?
मैंने सिर्फ एक चीज लिखी, मैंने कहा कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हरण करने वाले देशद्रोही दिखा रहे थे उस पर, सच में दिखा रहे उस पर। अरे आउटपुट याद करने वाले नहीं होते। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया वो एग्जैक्टली नहीं छपेगा, वो 19-20 चेंज करेगा, उसके हिसाब से आंसर देना होता है। आउटपुट कौन याद करता है? इसका सारे आउटपुट याद है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रोग्राम को याद नहीं करेंगे। मैं बस यही चीज आपको समझा रहा हूं कि आपको याद कुछ नहीं करना है। आपको मुख्य जबानी भी याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन सुनते ही आपको समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। बताइए, कंपाइल करने के बाद में जावा कौन सी फाइल बनाता है, एग्जीक्यूटेबल या बाइट कोड? बस। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो हम लोग इन दिनों भी पढ़ रहे हैं कि सर जावा का प्रोग्राम रन कैसे होता है। इसको पढ़ाने के लिए मैंने 2 काम किए। कितने काम किए? पहले तो मैंने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल किया और बाइट कोड बन गया, और बाइट कोड के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको लिखवाए। फिर मैंने उस बाइट कोड को चलाने वाली बात करी। सब सेकेंड स्टेप है बाइट कोड को चलाना, जिसकी जिम्मेदारी जेवीएम की थी, और जेवीएम में कौन सा क्या होता है, कैसा होता है, हाँ है ना। तो आपको सिर्फ समझना है और शब्दों को ध्यान से सुनना है। जेवीएम का पहला भाग है क्लास लोडर, दूसरा बाइट कोड वेरीफायर, तीसरा मेमोरी स्पेस मेमोरी, चौथा एग्जीक्यूशन वाले आइटम, बोले तो एग्जीक्यूशन इंजन, पांचवा जीनी। करेक्ट है? तो मुझे बताइए, इनमें से वह कौन है जो सिक्योर जावा की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ध्यान से सुनना। इनमें से वह कौन है जो जावा को प्रोग्राम को सिक्योर ही चलाता है या बनाता है? सिक्योरिटी, बाइट कोड वेरीफायर, वही सिक्योरिटी चेक करता है, सारा एक्सेस वही चेक करता है। तो चलिए सारा काम लिखते हैं और आज हम लोग इस जेवीएम को खत्म करते हैं, ठीक है? तो आप लोग अभी कोई भी समझना कुछ नहीं है, सिर्फ आंसर देना, क्योंकि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है पिछले 1-2 दिन में वही मैं पूछ रहा हूं। हमेशा हम लोग सबसे पहले जावा की फाइल बनाते हैं, हाँ है ना? बस मुझे इतना बता दीजिए, इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। जावा की फाइलों में हम लोग फंक्शन बनाते हैं या क्लास बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। तो मैंने यहां पर बनाई क्लास ए, और क्या बना ली? हमारे फाइल के अंदर 2 क्लासेस हैं। अब बताइए, अगला स्टेप रन है या कंपाइल है? अगला स्टेप आता है कंपाइल का। यहां पर आएगा कंपाइल। जावा के प्रोग्राम को कंपाइलर, जावा कंपाइलर कंपाइल करता है ना भाई। जावा कंपाइलर को चलाने का कमांड क्या है? जावा सी। जैसे ही जावा सी चल जाएगा, कमांड कंपाइल हो जाएगा, तो हमारी ये जो जावा फाइल है उसका रूप बदल जाएगा, एक नई फाइल बन जाएगी। इसको क्या कहते हैं? बाइट कोड कहते हैं। बिल्कुल सही। इसका एक्सटेंशन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा यहां से कि बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या है? डॉट क्लास। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, बाइट कोड में या बाइट कोड कितने बनते हैं? फाइल के हिसाब से बनता है या क्लासेस के हिसाब से? तो यहां पर 2 बाइट कोड बनेंगे, जिसको मैं नोट कर रहा हूं, बाइट कोड ए और बाइट कोड बी। क्या यहां तक किसी दोस्त को कोई डाउट है? पक्का? चलिए अब मुझे बताइए, मैं आपको फिर दोहराता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। आप में से कितने लोगों ने जावा पढ़ी है? कॉलेज में, स्कूल में या कंपनी में पढ़ी है जावा? जो लोगों ने जावा पढ़ी है वो लोग चाहे समझ पाएंगे कि हम लोग कितनी डिटेल में चल रहे हैं, हाँ है ना? क्योंकि ये चीजें ना किताबों में प्रॉपर दे रखी है, हम लोग बहुत डीपली चल रहे हैं। लेकिन जिसने कभी जावा नहीं पढ़ी उनको लग रहा है ये कोर्स बहुत तेज चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने जावा पढ़ी नहीं है तो आपको नहीं पता कि ये हर कोई चीज ये पढ़ाता भी नहीं है। तो जो लोग जावा पढ़ चुके हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इतना डीपली हम लोग कोई नहीं पढ़ते। तो हम लोग बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स को खींच रहे नहीं। मैं तो कभी नहीं खींचता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका एग्जाम भी खत्म हो जाए तो भी मेरा कोर्स अगर चलना है तो चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं खींच ही नहीं सकता कोर्स को कभी, ठीक है ना? अब मुझे बताइए, बाइट कोड को बाइट कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिंगल बाइट के या डबल बाइट के? ठीक है भाई, ये 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। कितनी क्लासेस कितने बाइट कोड बनते हैं? एक्सटेंशन कितना है?
और बाइट कोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसका सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। अब हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन। क्या करेंगे, रन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जेवीएम की। किसकी होती है, जेवीएम की। तो अब मैं आपके सामने जेवीएम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, जेवीएम। जेवीएम का जो पहला भाग है, ठीक है ना, ये कनेक्शन यहां से मैं तोड़ रहा हूं। जेवीएम का जो पहला भाग है जिसका काम है बाइट कोड को उठाकर मेमोरी में लोड करना, बता सकते हो उसका नाम क्या है, क्लास लोडर। यही क्लासेस को उठाता है, ये काम है उठाने वाला है ना, ये मजदूर है जो ये चीजें उठा रहा है। अब ये सीधा लोड नहीं करता, सीधा लोड करेगा तो फिर जावा के प्रोग्राम को वेरीफाई कौन करेगा, है ना। तो हमारे पास में यहां पर आएगा वेरीफाई करने वाला जिसका नाम क्या है, बाइट कोड वेरीफायर। ये जावा के सारे प्रोग्राम को वेरीफाई करता है और वेरीफाई करने के बाद में हमारा प्रोग्राम किस ओर चला जाता है, जावा मेमोरी में, है ना भाई। ये जावा की मेमोरी है, जावा का स्पेस है। जावा की मेमोरी में सबसे पहला जो हमारा ढांचा बनता है वो है मेथड एरिया स्पेस। क्या बनता है दोस्तों, इसमें मेथड रहेंगे। क्या रहेंगे, जितने भी मेथड है, दो तरह के मेथड होते हैं पूरे जावा में। एक का नाम है क्लास का मेथड और एक है ऑब्जेक्ट का मेथड। क्लास के मेथड को स्टैटिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। आगे जाकर मैं ये इतनी बार बोल दूंगा कि आपको याद हो जाएगा कि क्लास की चीजों को स्टैटिक कहा जाता है और ऑब्जेक्ट की चीजों को नॉन स्टैटिक। तो मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं क्लास का मेथड बोले तो स्टैटिक मेथड और ऑब्जेक्ट का मेथड बोले तो नॉन स्टैटिक मेथड। साथ ही साथ में क्लास का डाटा, साथ ही साथ में फिर एक और जगह है इस पूरी मेमोरी में, इस पूरे मकान में दूसरा जो कमरा है वो है हीप। हीप में क्लास वाली चीजें बिल्कुल नहीं जाएगी, इसमें केवल जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा। इसके बाद में आता है स्टैक। क्या आएगा दोस्तों, स्टैक में जाता है सबसे मुख्य चीज है लोकल वेरिएबल। क्या जाते हैं, और लोकल वेरिएबल क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा, अभी कोड आते ही आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद में आता है नेटिव मेथड स्टैक, है ना भाई, नेटिव मेथड। ये जीनी जो होता है ना वही काम लेता है। स्टैक या स्टेप, ठीक है। अब हुआ ये कि एक स्टूडेंट है, क्योंकि मेरे पास रोज के कम से कम 25-30 मैसेज आते हैं, तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने एक चीज पढ़ाई नहीं। मैंने कहा कौन सी, कैसा, पीसी। क्या नहीं पढ़ाई, मैंने कहा एग्जाम में आती नहीं दोस्त। बोला सर करवा देना। मैं कहा ठीक है करवा देंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट है। तो बोला सर एक बार करवा देना, ठीक है। तो जो भी वो स्टूडेंट था, मैं आपको एक और चीज लिख देता हूँ, पीसी। कोई बड़ी चीज नहीं, एक ही लाइन का है, हालांकि आता नहीं है, पीसी आपका है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में मेमोरी के पूरी जगह। चलिए अब बताइए, मेमोरी के बाद में हमारे पास में कौन आता है, एग्जीक्यूशन इंजन। ये है दोस्तों एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन में मैं ऊपर लिख के देता हूं उसका नाम, एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन का मतलब है, ये तो है भैया मकान, मकान के अंदर कमरे हैं, और एग्जीक्यूशन इंजन का मतलब है मेंबर। तो कल हमने चर्चा करी थी कि हमारे पास में एग्जीक्यूशन इंजन में 3 मेंबर है, हस्बैंड, वाइफ और छोटी गुड़िया, है ना। चलिए बताइए वाइफ का नाम क्या है, इंटरप्रेटर, जो कि हल्के फुल्के काम करती है ना। लेकिन गैस की टंकी उठानी हो, जिट कंपाइलर को बोला जाएगा। फिर ये इंटरप्रेटर का रोल खत्म है, जिट कंपाइलर। और एक छोटी गुड़िया है जो कि बार बार ये पूछती रहती है कि टॉफी कोई खाएगा नहीं तो मैं खा लूं, ठीक है। तो जिट कंपाइलर आएगा, उसके बाद में आ जाएगा जीसी।
गार्बेज कलेक्टर। ये आपकी मेमोरी को फ्री करता है, जो काम का नहीं है उसको हटा देता है। ठीक है, यहां तक तो हो सकता है कि एक नॉर्मल प्रोग्राम है, नॉर्मल प्रोग्राम में 2 लाइनें है, 2 क्लासेस है, तो 2 बाइट कोड बनेंगे। ये एक को पहले उसको उठाएगा, फिर इसको उठाएगा, चेक करेगा, मेमोरी में डालेगा, फिर इंटरप्रेटर को चला लेगा। इंटरप्रेटर को, अगर हमारा कोड हॉट कोड है, हॉट कोड का मतलब है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड है। कॉम्प्लिकेटेड कोड का मतलब है लूप को 10 लाख बार चलाना। ठीक है ना, लूप को कितनी बार चलाना? 10 लाख बार। ऐसे केस में वापस क्लासेस बनी जिसमें लूप को या फिर बहुत भयंकर का चलाया गया, बाइट कोड बनेगा, क्लास लोडर उठाएगा, वेरीफाई करेगा और वेरीफाइड इसको भर देगा। लेकिन जब कोड बहुत ही गजब का होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वहां पर इंटरप्रेटर अपने हाथ खड़े कर लेगा और सीधा खेल किसका आ जाएगा? जिट कंपाइलर। जिट कंपाइलर उस कोड को बहुत तेजी से चलाएगा। तेजी से चलाने के चक्कर में वो पहले उसको बनाएगा असेंबली कोड। क्या बनाएगा? और सीधा सीपीयू को दे देगा। किसको दे देगा? सीपीयू को दे देगा। ये असेंबली कोड, ये बाइट कोड को यूज करता है। किसको यूज करता है? और ये असेंबली कोड बनाता है। इसलिए कहते हैं कि जिट कंपाइलर बाइट कोड को अल्टीमेटली नेटिव कोड में बदलता है और नेटिव कोड को हमारा सीपीयू बहुत तेजी से चलाता है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, गार्बेज कलेक्शन करता है। लेकिन कल्पना करें कि हमारा प्रोग्राम सी और C++ के प्रोग्राम से बात करना चाहता है। मान लो अभी तक मैंने ऐसा डिस्कस नहीं किया। तीसरा केस, सब सिंपल होगा तो ये काम करेगा, हॉट कोड आएगा तो ये काम करेगा। लेकिन कल्पना करें कि ऐसा प्रोग्राम है जो C और C++ के प्रोग्राम से बातचीत करना चाहता है। तो एक मान लो जावा का प्रोग्राम है, एक C का प्रोग्राम है, जावा और C। अब इन दोनों की बातचीत कराने का काम आता है जीनी का। किसका काम आता है? जीनी। जीनी कोई आइटम नहीं है, ये सिर्फ एक माध्यम है दो चीजों को जोड़ने के लिए। तो जीनी को हम लोग जावा का एपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जावा का एपीआई। करेक्ट है? चलिए, अगर जिस दोस्त को एपीआई पता है वो तो समझ गया होगा कि सब कुछ नहीं है, दो चीजों को जोड़ने के लिए एपीआई है। लेकिन जिस दोस्त को एपीआई नहीं पता है वो क्या करेगा, वो कैसे समझेगा? देख लें एक बार। तो मेरे साथ साथ दोहराइए, जीनी एक एपीआई है, एक रास्ता है, एक ब्रिज है जो जावा के प्रोग्राम को नेटिव प्रोग्राम से जोड़ता है। नेटिव प्रोग्राम बोले तो C और C++। चलिए, ये देखिए, ये है आपका एपीआई का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरी ऐप के अंदर पहले था रेजोर पे, मतलब पेमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं या आप, हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं उनका मुख्य मकसद है कि भैया उसमें पेमेंट हो जाए। तो ऐप के पास में शक्ति नहीं है पेमेंट की। पेमेंट जो लेता है वो कोई थर्ड पार्टी लेगा। तो मेरी जो ऐप है वो आपको रिडायरेक्ट करेगी फोन पे यहां पर, और ये आपसे पेमेंट मांग कर लेगा और मेरे खाते में डाल देगा। करेक्ट है? तो होता क्या है, तो जब आप लोग कोई भी चीज परचेस करते हो तो हम अपनी ऐप के अंदर ये लिखते हैं, ये एपीआई है। ये क्या है? एपीआई है। ये ऐसे दिखते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है ना। अब हमारा काम जो है मेनली, ये सब कुछ कोड ये हमें कॉपी पेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? कॉपी पेस्ट करना होता है। तो जब मान लीजिए, सबसे पहले तो मैं यहां से, मेरी ऐप क्या भेजेगी गेटवे को? ऑर्डर आईडी। क्या भेजेगी? वहां से वापस एक स्टेट आएगा कि भैया पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ऐप को कैसे पता चलेगा कि आपने पेमेंट कर दिया फोन पे पर? तो
तो ये क्या होती है एपीआई, और एपीआई कभी हम लोग नहीं बनाते। एपीआई हमें अगले वाला पार्टी देगा। क्या देगा? अगले वाला पार्टी देगा। हम लोग इस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और फिर इसका यूज करते हैं। मान लो इसको मैं पढ़ रहा हूं और मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती भी हुई थी। एक्चुअली में गलती ये हुई थी मुझसे कि हमें यहां से एक फोन नंबर भेजना था। क्या भेजना था? फोन नंबर भेजना था, और उस फोन नंबर के हिसाब से वो अपना स्टोर करता। जैसे फोन पे वालों ने बोला कि मैं आपकी पेमेंट तो ले लूंगा, पर आप लोग कैसे पहचानोगे पेमेंट किसका है? तो मैंने कहा भाई फोन नंबर से हिसाब से। तो मैंने फोन नंबर भेजा और फोन नंबर के आगे +91 लिख दिया। क्या लिख दिया? और मेरा पेमेंट चल ही नहीं रहा है। फिर मैंने फोन पे वाले कंपनी को फोन किया, मैंने कहा क्या दिक्कत है यार, आपने मुझसे बोला कि भाई मैं पेमेंट ले लूंगा, उसकी पहचान के लिए आप कैसी पहचान चाहते हो? मैंने कहा भाई फोन नंबर से पहचान लिख लो ना यार, आप क्या चाहते हो? तो मैंने कहा दिक्कत कहाँ है? तो उसने कहा कैसे दिक्कत ये है कि जो फोन आपने यूज करना है, फोन नंबर जो आपको मुझे देना है। मैं कहा हाँ सर, उसमें +91 लिखा हुआ है। मैंने कहा आपके डॉक्यूमेंटेशन में तो था ही नहीं। बोला था। तो एक छोटी सी चीज मुझसे छूट गई जो यहां पर थी, ये जो मांगेगा मुझे देना पड़ेगा, वो था +91 मुझे नहीं देना था। वो जैसे मैंने सही किया कि अब अगली बार मेरी ऐप जो फोन पे को देगी डाटा, उसमें फोन नंबर जो होगा उसमें +91 नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि एपीआई जो है वो थर्ड पार्टी देती है और हम लोग उसको सिर्फ कॉल करते हैं। क्या करते हैं? अगर आम स्टूडेंट को मैं समझाऊं कि सब एपीआई क्या है, तो ये है दोस्तों एपीआई। देखना, ये है आपके पास में stdio.h। क्या है ये दोस्तों? इसमें एक फंक्शन पड़ा हुआ है प्रिंटफ। क्या पड़ा हुआ है? प्रिंटफ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये है मेरा प्रोग्राम। क्या है? ये मेरा प्रोग्राम है और मैं अपने प्रोग्राम में इसको काम में लेना चाहता हूं। तो इसकी एपीआई ये है प्रिंट एप, और अंदर आपको क्या भेजना पड़ेगा? जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है वैसे ही भेजना पड़ेगा। हाँ है ना? तो मुझे बताइए ये प्रिंट एप सही लिखा या गलत लिखा? अब बताइए। तो ये प्रिंट एप मैं किसके हिसाब से लिख रहा हूं? अपने हिसाब से लिख रहा हूं या जो दे रखा है उसके हिसाब से? तो आपको अगर एक आम स्टूडेंट को समझना है तो साथ साथ बोलिए एपीआई फंक्शन कॉलिंग है। मुझे कई साल लग गए ये इंडस्ट्री में समझने में है कि एपीआई क्या है। और मैंने कहा एपीआई क्या है, मैं खुद कंफ्यूज था जब हम लोग इंडस्ट्री में थे तब, कि यार आखिर एपीआई होता क्या है। बाद में समझ में आया कि किसी ने कुछ बनाकर छोड़ दिया है, आपको उसको यूज करना है। अरे मैंने कहा ये तो फंक्शन कॉलिंग है। बोले हाँ। आप ध्यान से देखोगे जिसने भी कभी सॉफ्टवेयर बनाया तो वो फंक्शन कॉल ही कर रहा है। क्या कर रहा है? फंक्शन कॉल ही कर रहा है। और फंक्शन कॉलिंग को उन्होंने क्या बोल दिया? एपीआई। और हेडर फाइल को उन्होंने बोल दिया लाइब्रेरी। क्या बोल दिया? और कंफ्यूजन होगी। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक भी ऐसी सिंगल चीज नहीं है जो सी में नहीं थी। सब कुछ वो सी में वही है। ये करते क्या है लोग? ये होशियारी छाड़ने के लिए शब्दों को बदल देते हैं। किसको बदल देते हैं? शब्दों को। अगर फंक्शन कॉलिंग होती तो मेरे हिसाब से सबको पता है कि हमें सिर्फ फंक्शन कॉल करना, बनाना है नहीं, बनाओ तो पहले सही है। यही एपीआई कहलाता है। तो याद रखिएगा जीनी क्या है? एक एपीआई है। तो जावा के प्रोग्राम के अंदर जब मैं किसी और चीज को काम लूंगा, स्पेशली सी और सी प्लस प्लस का कोड है, ये कोड किसका है? सी और सी प्लस प्लस का। तो हमें यहां पर किसका यूज करना पड़ेगा? जीनी। बस कुछ नहीं, बस यही है। तो जीनी कुछ नहीं है, सिर्फ फंक्शन कॉलिंग है। क्या है? फंक्शन कॉलिंग है। तो अभी हमारे दोस्त ने पूछा सब जीनी क्या है? जीनी कुछ नहीं है, जावा के कोड के अंदर एक ऐसी लाइन लिखना ताकि वो सी के फंक्शन को कॉल कर सके, यही जीनी होता है। हाँ, अगर आपको सी के प्रोग्राम से बात नहीं करना तो जीनी का कोई रोल नहीं होगा। तो जीनी तो कॉलिंग है, और कॉलिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी? लाइब्रेरी। क्या चाहिए होगी? लाइब्रेरी बोले तो हेडर फाइल चाहिए होगी, उसको बोलते हैं नेटिव कोड। क्या बोलते हैं? ये आपका हो गया खत्म। क्या ये आपको डायग्राम समझ में आ गया? पक्का? तो ये होता है हमारे पास में डायग्राम। अब इस डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस है। आपको ये पूरा डायग्राम नहीं समझना, आपको डेवलपर नहीं बनना है, ठीक है ना? ये पूरा जो खेल समझाया था वो डेवलपर के लिए समझाया था, लेकिन डेवलपर का वाला अगर नहीं समझ में आया तो आप बस मेरे साथ साथ कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अपना थ्योरी खत्म हो जाएगी।
अपना एग्जाम का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहला, जावा के प्रोग्राम का एक्सटेंशन, सभी लोग दोहराना दोस्तों। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं आपको याद करवा सकूं, आपका एग्जाम है ना, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा। नंबर 2, जावा कंपाइल का कमांड। जावा कंपाइल करने के बाद में जो फाइल बनती है उसका नाम एक्सटेंशन। क्या यहां तक ठीक है? फिर आता है जेवीएम। जेवीएम का पहला भाग जो क्लासेस या बाइट कोड को उठाता है, क्लास लोडर उठाकर किसको देगा? बाइट कोड वेरीफाई, सिक्योरिटी चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा और किस में डाल देगा? मेमोरी में। ठीक है? क्लास वाली चीजें और मेथड वाली चीजें कहां जाएगी? ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट कहां स्टोर होता है? लोकल वेरिएबल कहां जाते हैं? सी और सी प्लस प्लस का कोड जिसको जीनी चलाएगा वो कहां जाएगा? नेटिव मेथड। अगर जीनी काम में नहीं आ रहा तो नेटिव मेथड काम का नहीं है, वो आपकी स्पेस लेगा भी नहीं। तो जब जीनी को काम करना होता है, कॉल करना होता है, तो वो नेटिव मेथड में डालकर फिर कॉलिंग करता है। और लास्ट में पीसी, तो बोल लो, एक लिखवा देता हूं पीसी। पीसी की फुल फॉर्म, चलो, प्रोग्राम काउंटर। गुड। क्या होती है? प्रोग्राम काउंटर। आपको ये कैसे पता था दोस्त? सीपीयू पढ़ा था। बोलो, सीपीयू का पीसी अलग है, जावा का पीसी अलग है। नाम दोनों का सेम है पर है दो अलग अलग। तो चलो, सीपीयू के पीसी अगर आपको आते हैं तो मुझे बताइए। सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, है ना? बहुत सारे। तो हम लोग क्या है, राजस्थानी ना, और राजस्थानी लड़ाई छुड़वाते हैं या भड़काते हैं? हमारे खून में लड़ाई है दोस्त। हम मार खा लेंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। आपने कभी देखना, आप जब गाड़ी चलाते हो, ठीक है, सामने कोई बंदा आ गया, पतला दुबला है, आपने कहा देख के नहीं चलाता, वो भी आएगा, तू जाता क्या देखना, हालांकि उसकी गलती थी, पतला दुबला था, मार खाएगा वो, तो भी वो आपके सामने खड़ा रहेगा। ये हमारे खून में। किसके खून में? अगर यही मैं बात करूं साउथ की, मैं बहुत टाइम रह चुका हूं बेंगलुरु में, अगर मैं साउथ की बात करूं, अगर आप जा रहे हो, सामने को आ गया और आपने बोल दिया कि देख के नहीं चलता, अंधा है क्या, वो चुपचाप निकल जाएगा। वो लड़ाई नहीं करना जानते, पर अपने खून में अपने दादा परदादों ने लड़ाई होंगी, है ना, आजादी दिलाई है अपन ने। तो हम सबके पूर्वज कहीं ना कहीं सेना के या तो सेनापति होंगे या राजा होंगे या तो सिपाही होंगे, पर होंगे जरूर कुछ ना कुछ। तो वो खून हमारा ऐसा ही है। तो हमें बोलो, हमें लड़ाई को भड़काना है। लड़ाई कितने लोग कर रहे थे? 2। एक का नाम था एमबीआर। क्या नाम था? एक का नाम था पीसीआर। ये 2 लोग लड़ाई कर रहे थे, हमें भड़काना है। तो मेरे साथ साथ बोलिए, मार एमबीआर पीसीआर को। मार एमबीआर खड़े खड़े क्या एआर आईआर आईओआर कर रहा है? खड़े खड़े क्या एआर आईआर आईओआर। ये 6 रजिस्टर याद कर लेना दोस्त। ये 6 के 6 रजिस्टर याद होने चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन छपेगा 100%। सीपीयू के रजिस्टर है ये 6 रजिस्टर। ये सब स्पेशल पर्पज है। क्या है ये? इसमें से बोलो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कल मैंने एक फ्री का टेस्ट दिया था, उसका पहला क्वेश्चन यही था, एग्जाम में आया हुआ था। तो कल मैं हमेशा, आजकल तो मैं रोज रेगुलर टेस्ट दे रहा हूं। 10 क्वेश्चन है, फ्री फोकट के हैं, टेस्ट के रूप में आपको दिए जाते हैं, आप लोग करिए। और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देता हूं, तो ये कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन एग्जामों से उठाए मैंने, खुद से मन से नहीं बनाए। तो उसका ये पहला था, मार। बोलो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बफर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इनपुट आउटपुट, और ये है आपका पीसी, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। कोई मुझे बस ये बता दो कि सीपीयू का जो पीसी होता है, पीसी रजिस्टर ना, ये क्या पकड़ता है? नेक्स्ट एड्रेस। बोलो, सीपीयू का पीसी रजिस्टर अगले डेटा का एड्रेस पकड़ता है, जबकि जावा का पीसी करंट डेटा का एड्रेस पकड़ता है। जो इंस्ट्रक्शन हमें चलाना है, करंट इंस्ट्रक्शन लिख दो डेटा की जगह ना भाई,
जो इंस्ट्रक्शन हमने कहा था कि जावा के प्रोग्राम में बाइट कोड बनता है, क्या बनता है? जैसे आई लोड हो गया, आई स्टोर हो गया, आई ऐड हो गया, ये सब जावा की कमांड है। तो हर कमांड, कौन सा कमांड चल रहा है उसका एड्रेस कौन स्टोर करता है? पीसी। तो करंट इंस्ट्रक्शन बोलो, जावा का पीसी मेमोरी चलने वाले कमांड का, चलने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पकड़ता है। जबकि सीपीयू का पीसी नेक्स्ट का एड्रेस पकड़ता है। और यहां पर क्या है? करंट का। क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? हमें सीपीयू के पीसी से अभी कोई लेना देना नहीं है। भाई ये दोनों में फर्क याद रखिएगा। क्या यहां तक ठीक है? चलिए, इतना सा लिखे पीसी, चाहो तो आप लोग लिख दो पीसी में, नहीं ये बाद में बनाएंगे, लास्ट में, ये सबसे लास्ट में बनेगा। तो कल हमने ये लिख दिया था ना, आज हम लोग ये लिख रहे हैं पीसी। चलिए, ऑनलाइन जितने दोस्त बैठे हैं, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले। राम, ये क्लास लाइव है, जो भी पूछना चाहे पूछ ले। निशा, ध्रुव, राम, जेपी, पायल, जो ऑनलाइन बैठे हैं दोस्त, चलाना उसको ही है। अगला तो वैसे भी सीक्वेंस में पता है मैं अगला कौन सा उठाना है, ठीक है ना। सीपीयू को दिक्कत है, सीपीयू के अंदर दो चीजें पकड़ी जाती है, करंट का और नेक्स्ट का। वो सीपीयू पढ़ेंगे तो समझाएंगे। पर जावा तो सिर्फ करंट के पकड़ता है, जिसको चलाना उसी का एड्रेस पकड़ो। आपके बैग में वही कॉपी होगी जो करंट में काम आ रही है। तो आप ये मत पूछो ये क्यों पकड़ता है, ये पूछो कि सीपीयू का जो पीसी है वो नेक्स्ट क्यों पकड़ रहा है। यहां पता रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर कोड 1 by 1 ही होता है, यहां नहीं होता, इसलिए जरूरत नहीं इसको। तो पीसी एक मेमोरी के अंदर छोटी सी जगह है जो कि करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। इसी के साथ आपका जावा प्रोग्राम का चलाना कंप्लीट, करेक्ट है? जो लोग ताली मार रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, बताइए क्या उन्होंने ये लिख लिया? ठीक है, अब बनाइए ये डायग्राम। और अब आपकी जो इच्छा है वो पूछ ले, नहीं तो जेवीएम की कुछ खास बातें मैं लिख दूं आपके लिए। दोस्त, अभी तक हमने जावा कोडिंग शुरू नहीं करी। जावा कोडिंग तो बहुत सिंपल है, पर ये जावा कोडिंग नहीं है ना, ये तो जावा का बैकग्राउंड है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। ये मुश्किल है तो दिक्कत आना वाजिब है, और दिक्कत आएगी तो आप लोग पूछेंगे तो मैं 100% सॉल्व करूंगा। हो सकता है मैं 2 या 3 बार अलग अलग ढंग से समझा दूं, पर समझाऊंगा जरूर। नहीं, अगर एग्जैक्टली आपको कमांड देखना है, एग्जैक्टली कमांड, तो जावा सी, ठीक है, एग्जैक्टली अगर आपको कमांड देखना है तो वो ये है, जावा सी फिर स्पेस, क्या है कि दोस्त, फिर आपके पास में जो भी फाइल का नाम है, जैसे मैंने रखा फाइल का नाम hi.java, ऐसा लिखा जाता है। नहीं नहीं नहीं, जावा सी के बीच स्पेस नहीं है। जावा सी पूरा एक सिंगल वर्ड है, JAVAC। जावा और सी बोलते उसको जावा सी है, पर ये जैवक बोल दो आप, ऐसा समझ लो। ये एरर है, ऐसा नहीं लिखा जाता, ये ऐसा लिखा जाता है एक साथ में। जानबूझकर मैंने एक साथ में लिखा इसको, क्योंकि ये एक साथ ही लिखा जाता है। लोकल वेरिएबल नॉन शेयरेबल कैसे होता है? हमें दूसरे फंक्शन में कॉल कर सकते हैं ना। हर्षित, थोड़ी देर रुकिएगा, मैं आपको प्रूफ कर देता हूं, ठीक है हर्षित? थोड़ी देर रुकिएगा, जब मैं कोड लिखूंगा तो आप कोड वाली चीजें पूछ लेना मुझसे, कैसा मुझे तो ये करना है, शेयर करना है या नहीं करना है। शौकीन अभी हम लोग कर लेंगे दोस्त, अगला टॉपिक मेरा वही है।
जेवीएम को लिंक कर कह सकते हैं, अभिषेक नहीं कह सकते दोस्त। जेवीएम को लिंक कर नहीं कह सकते। जेवीएम बहुत बड़ा चीज है, जिसमें से मुख्य चीज है आपका इंटरप्रेटर। मैं फिर कह रहा हूं, जावा बहुत सिंपल लैंग्वेज है, पर हम लोग लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, हम लोग इसके बिहाइंड द स्क्रीन का सीन पढ़ रहे हैं कि ये काम करता कैसे, इसलिए थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन जब मैं जावा का कोड लिखूंगा तो बहुत ही आसान होगा वो। एग्जीक्यूटेबल फाइल किस स्टेप पर बनती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी बाइट कोड होती है, जो मेमोरी में पटक कर इस मेमोरी में पटक दी जाती है। बाइट कोड का ही आइटम इसमें पटके गए और इंटरप्रेटर उसको चलाता है, सिंपल प्रोग्राम। तो बाइट कोड ही है जिसको जावा जेवीएम सीधा चलाता है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, जेवीएम किस फाइल को एग्जीक्यूट करता है? आंसर है बाइट कोड को। बाइट कोड के बाद में कुछ और नहीं बनता अगर सिंपल प्रोग्राम है। हाँ, अगर डिफिकल्ट हुआ तो बाइट कोड के बाद में जिट अगर आ गया तो वो नेटिव कोड बनाएगा। लेकिन हर प्रोग्राम में जिट काम नहीं करता। ये वो हस्बैंड है जो अपने सॉफ्टवेयर पे बैठा रहता है, हर काम नहीं करेगा। गिलास उठाना, 1 किलो का डब्बा उठाना, लेकिन जब पोछा लगाना होता है तब जिट को बुलाया जाता है। हाँ, लो लेवल कोड बनाता है, यह असेंबली भाषा में होता है, 8 बिट में। हार्डवेयर, यस। हर वो चीज जो नेटिव है वो सीपीयू के हिसाब से डिजाइन होती है और वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है। करेक्ट है? जैसे कि सी को भी हम लोग नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो मशीन डिपेंडेंट है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है। नेटिव का मतलब ही होता है बेस, जो हार्डवेयर के नजदीक हो। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये सिंपली अपने प्रोग्राम को चला लेता है, पर डिफिकल्ट प्रोग्राम को चलाना मुश्किल होता है, इसलिए वहां पर उसको हार्डवेयर के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है असेंबली कोड में। तो अच्छे से बना ले, और जब तक बाकी दोस्त बना रहे हैं, किसी के मन में कोई संदेह है तो पूछ ले। अभी एक नया बैच शुरू हुआ है, 11 से लेकर 1 बजे तक मैं पढ़ाता हूं। सी शुरू करी अभी। सी तो क्या, अभी तो वो पढ़ा रहा हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा लो और हाई। अगर किसी का ये टॉपिक रह गया है या दोबारा पढ़ना है लो और हाई, तो वो देख ले अपने हिसाब से, ठीक है ना? वैसे अगर आपकी क्लास है तो आप बिल्कुल मत आना। वैसे आपको पता है मशीन डिपेंडेंट कौन सी लैंग्वेज है, लो या हाई? इंडिपेंडेंट कौन है? तो यही चीजें हम लोग पढ़ाएंगे ना। तो अगर किसी का कोई टॉपिक छूट गया हो गलती से और वो फ्री है तो आ सकता है, नहीं तो नहीं आना है। क्या सबने ड्रॉ कर लिया? तो उस बैच में मैंने एक बात बोली थी कि मैं आपको बोर्ड पर बुलाऊंगा। एक लड़का हंस रहा था कि सर ऐसा थोड़ा होता कोचिंगों में। मैंने कहा कभी दूसरे बैच से मिलकर देखना। अगर आपको भी डाउट है किसी को कि सर बोर्ड पर नहीं बुलाते, तो आज बुलाने वाला हूं, ठीक है ना? अगला टॉपिक में आपको ही बुलाऊंगा। चलिए, अभी देखिए, क्या सबने ड्रॉ कर लिया? अब ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम किसी का बाकी है क्या दोस्त? हाथ उठाइए अगर बाकी है तो। ठीक है, जब तक ये बाकी लोग लिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। जावा की सिक्योरिटी कौन चेक करता है? लोड कौन करता है? ऑब्जेक्ट कहां जाता है? लोकल वेरिएबल, करंट डाटा का या करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, क्लास की चीजें, मेथड वाली चीजें मेथड में,
जावा के प्रोग्राम को कौन चलाता है? इंटरप्रेटर। हाँ, एक सिचुएशन बिगड़ गई, अगर कोड कॉम्प्लिकेटेड आया तो जिट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जावा के प्रोग्राम को सी के प्रोग्राम से जोड़ने के लिए किसका यूज है? जीनी का, जावा नेटिव इंटरफेस। क्या सबने लिख लिया? चलिए, ये आप लिख चुके हो। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक पजल है, आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो आप में से कोई आना चाहे तो आ जाइए, नहीं तो मैं आपको वापस बुलाऊंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में। कहां बुलाऊंगा? इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत गजब की चीजें है। तो थोड़ा सा जितना जल्दी आओगे फायदे में पाओगे। ठीक है दोस्त, मेरे पास में गोला है। क्या है ये? गोला है। ये इतना गोल है कि कहीं रखो तो गुड़क जाएगा, ठीक है ना? ये गोला है। तो दो बड़े बड़े गोल है, और अब हम लोग बात करें साहब, हमारे पास लकड़ी के दो डंडे हैं। कैसे डंडे? ये है उसका पहले का शेप, अच्छे से देख लेना पहले का शेप। ये है पहले का शेप, और ये है दूसरे का शेप। लकड़ी के दो डंडे हैं, दो बॉल है। जैसे ही ये बॉल यहां रखता हूं तो गिर जाती है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर सरफेस नहीं है। हाँ है ना? यहां रखता हूं तो भी गिर जाती है, क्योंकि प्रॉपर सरफेस नहीं मिलती हमें। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी है कि एक अंगुली के आप ऊपर फुटबॉल रखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बैलेंस करना। तो इससे बचने के लिए मेरे पास में दो लकड़ी के टुकड़े हैं, जो मैं इसके ऊपर या उसके ऊपर फिट करूंगा। ठीक है ना? तो एक लकड़ी का टुकड़ा ये है ए, इसका शेप ये है, और एक लकड़ी का गुटका, गुटका समझता हूं, टुकड़ा, वो ये है। बताइए कौन सा गुटका कहां लगाना है? ए वाला कहां लगाना है? तो लगा दूं मैं? अरे वाह, ये तो कोई बोर्ड पर लगाएगा कि मैं लगा दूं? मैं लगा। तो ये गुटका जैसे ही लगाएंगे, हाँ है ना, तो इसका शेप ऐसे हो गया, और ये वाला गुटका जैसे ही लगाएंगे तो इसका शेप ऐसे हो गया। हाँ है ना? अब बताइए क्या बोले रख सकते हैं? पक्का? अगर एक ही बॉल है तो कौन सी बॉल रख सकता हूं? एक ही बॉल है तो ये बॉल कहां रख सकता हूं? दोनों पर रख सकते हैं। तो बस यही है आपका सारा खेल। एक क्वेश्चन आएगा यहां से 100% लगभग तय मान के चलो, अगर थ्योरी आती जावा में मोस्टली कोड कम बनते हैं, तो बोल लो ये काली वाली चीज मशीन है। हर मशीन का आर्किटेक्चर क्या होता है? अलग। ये दो अलग अलग मशीन है, इसका शेप अलग था, इसका शेप अलग था। जावा का प्रोग्राम ना तो इस पर चल सकता है और ना तो इस पर चल सकता है। हाँ है ना? ये है जावा का प्रोग्राम दोस्तों, जो ऊपर है ये है जावा प्रोग्राम। तो जावा का प्रोग्राम ना तो ये मशीन चला सकता ना ये मशीन चला सकता है। तो हमने क्या किया? हमने हर मशीन पर डाल दिया है जेवीएम। इसका नाम है जेवीएम ए और जेवीएम बी। जेवीएम ए दे देता हूं उसको नाम, ये जेवीएम ए नाम का गुटका है, और ये क्या है? जेवीएम बी। तो बताइए ये मशीन ए है, ए मशीन और बी मशीन, इस पर कौन सा टुकड़ा लगेगा? ए वाले पर कौन सा लगेगा? तो इसको नाम दे देता हूं, इसको ऐसे दे देता हूं, जेवीएम बी और जेवीएम ए। तो बताओ ए वाली मशीन पर कौन सा टुकड़ा लगेगा? तो जैसे ये टुकड़ा लगाया, यही है जेवीएम, जेवीएम, और ये वाला टुकड़ा यहां लगा दिया, यह है जेवीएम बी। अब मेरे साथ साथ बोलिए जेवीएम, ध्यान से सुनना। अब आपका ये जेवीएम डल गया, अब ये टुकड़ा इस जेवीएम पर रखा जाएगा। हाँ है ना? तो थोड़ा सा अब इसको डायग्राम को समझ लिया हो, इस पजल को समझ लिया हो, तो मेरे दो क्वेश्चन के आंसर दे दो, सिंपल दे। जावा का प्रोग्राम क्या मशीन के हिसाब से डिजाइन हुआ? नहीं। जावा का प्रोग्राम क्या मशीन डिपेंडेंट होता है? नहीं होता। तो पहला लॉजिक जो इस पजल से हम सीखने वाले वो है, बोलो जावा प्रोग्राम, बोले तो डॉट जावा फाइल, जावा प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन की जगह मैं ऐसा लिख दूं ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मशीन का शेप क्या है, मैं अपना गोला बना लूंगा ऐसे।
लेकिन ये गोला मशीन नहीं चला सकता क्योंकि मशीन का शेप अलग अलग है और इस गोला का शेप सेम रखना मुझे। तो अब मैं लाया जेवीएम। क्या लाया? जेवीएम वो एक्स्ट्रा टुकड़ा है जो इस मशीन पर डालने के बाद या इस मशीन पर डालने के बाद इसके लिए बराबर लगता है। जैसे ये गुटका यहां लगाया और ये टुकड़ा यहां लगाया तो इसके लिए तो भाई दोनों बराबर हो गए। अब तो मुझे बताइए, शेप देखकर बता दो मुझे, क्या जेवीएम का शेप मशीन के हिसाब से एक जैसा या अलग है? तो साथ साथ बोलो, जावा के प्रोग्राम मशीन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। बोल लो, जेवीएम क्या लगता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? जेवीएम का शेप क्या मशीन टू मशीन बदल रहा है या नहीं बदल रहा? इस जेवीएम का शेप इस मशीन के हिसाब से बदला और इस मशीन के हिसाब से बदला। तो जेवीएम अपने आप को मशीन के हिसाब से डालता है। तो जेवीएम मशीन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? तो साथ साथ बोलिएगा, एग्जाम में इनमें से कोई एक लाइन छप जाएगी। बोलिए, जेवीएम स्वयं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, जबकि जावा प्रोग्राम क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अगर आपको ये लाइनें समझ में नहीं आई तो ये वाला पजल समझ लो आप। जेवीएम वो टुकड़ा है जो मशीन पर डलने के बाद में जावा के प्रोग्राम को एक जैसा बिहेव करता है। जैसे जेवीएम डाला, मशीन ए पर डाला, बी पर डाला, अब जावा के प्रोग्राम के लिए तो दोनों बराबर हो गई है। जावा का प्रोग्राम पहले चल नहीं रहा था, मशीन ए पर मशीन बी पर, तो मशीन ए में जो कमी थी वो मैंने इस टुकड़े से कम कर दी और इसको भी इस टुकड़े से कम कर दी। अब बस आपका एक बात, अभी टुकड़े डल गए, जेवीएम डल गया अलग अलग मशीन पर, तो जेवीएम का शेप दोनों के लिए अलग अलग डाला हमने। तो जेवीएम हमेशा क्या होगा? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। और जावा की प्रोग्राम ये याद रहेगा आपको। कोई अगर पूछे कि जावा के प्रोग्राम क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। लेकिन जेवीएम खुद क्या होता है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्या ये गणित आपको समझ में आनी चाहिए? नहीं आए तो और चर्चा कर सकते हम लोग। जब जेवीएम डाउनलोड करते हैं तो आपको सिस्टम का नाम बताना पड़ता है कि आप किसके लिए डाउनलोड कर रहे हैं, विंडोज के लिए कर रहे हैं, लिनक्स के लिए कर रहे हैं, यूनिक्स के लिए कर रहे हैं। वो मशीन टू मशीन अलग होता है। अगर मेरे पास विंडोज कंप्यूटर है और जेवीएम में ऑप्शन आ रहा है कि विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, और मैंने गलती से लिनक्स के लिए वाला डाउनलोड कर लिया, तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, मतलब आपका जेवीएम डलेगा नहीं। तो बताइए, क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो तीन चीजें हैं, बोलो, जावा का प्रोग्राम, जावा का बाइट कोड, डॉट क्लास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो कितनी चीजें इंडिपेंडेंट है? दो, डॉट जावा फाइल और डॉट क्लास फाइल, ये दोनों इंडिपेंडेंट होती है, पर जेवीएम खुद क्या होता है? डिपेंडेंट। ये तीनों में से एक लाइन मेरे हिसाब से किसी न किसी रूप में छपेगी। श्री 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 1008। कोई चर्चा करनी है इस पर? हाँ, हाँ, पर उसको नहीं बनाया इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट बनाया कंपाइलर को। क्यों? ताकि वो हर मशीन को अलग ढंग से चला सके। उसको मशीन चलाने का काम था, पर जावा को तो हार्डवेयर चलाने का काम था ही नहीं। इसीलिए हार्डवेयर, चाहे जो भी कमी हो हार्डवेयर में, जावा के प्रोग्राम को दिख रहा है ये कमी है, तो वो जेवीएम पूरी कर देगा। तो जेवीएम का शेप मशीन टू मशीन बदलता है, इसका मतलब जेवीएम मशीन के हिसाब से बनता है, पर जावा का प्रोग्राम मशीन के हिसाब से नहीं बनता। जावा का प्रोग्राम बनता है जेवीएम के हिसाब से, और जेवीएम मशीन के हिसाब से बनता है। लिख लो ये तीनों लाइनें, सबसे बड़ा कंसेप्ट है। नहीं, वो डायग्राम जरूरी नहीं, वो तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था दोस्त। अलग अलग आर्किटेक्चर पर, मशीन पर सेम आउटपुट सेम होगा, क्योंकि जावा का प्रोग्राम तो मशीन चलाती भी नहीं है, इंटरप्रेटर चलाएगा। सी का प्रोग्राम मशीन टू मशीन बदलता है, इंट की साइज कभी 2 आती कभी 4 आती, पर जावा में ऐसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि जावा के प्रोग्राम को मशीन डायरेक्टली नहीं चलाता, जेवीएम चलाता है या जिट चलाता है।
तो अच्छे से देख लो दोस्तों, ये क्वेश्चन छपेगा, सीधा आएगा, दिए गए कथन में से सत्य असत्य कौन सा है। जावा के प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, कारण है क्योंकि जेवीएम डिपेंडेंट होता है। जावा के प्रोग्राम बच्चा है, जेवीएम एक पिता है। पिता अपने आप को मशीन या हालात के हिसाब से ढालता रहता है, लेकिन बच्चों को नहीं फर्क पड़ने देता। चाहे उसकी कमाई ज्यादा हो चाहे उसकी कमाई कम हो, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। वो जेवीएम ही ऐसा है, वो अपने आप को ढाल देता है मशीन के हिसाब से, जेवीएम अपने आप को बदल देता है, लेकिन जावा के प्रोग्राम पर असर नहीं आने देता मशीन के आर्किटेक्चर का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जो हमारे जो पेरेंट्स है वो यही काम निभा रहे हैं जेवीएम का। वो अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को डाल लेते हैं, वो हर सिचुएशन के हिसाब से डल जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट रहे। हम में से कई लोगों के पिताजी ने या माताजी ने या बड़े भाई या बड़ी बहन ने फीस दी होगी, या किसी ने स्वयं ने फीस दी होगी, वो अच्छे से जानता है। क्या आपको ये चीज क्लियर है दोस्त? पक्का? ये 3 लाइनें हैं। इसी के साथ में आपका ये टॉपिक क्या हो जाता है? समाप्त। क्या हो जाएगा? 2 या 3 दिन लगे इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक बिहाइंड द स्क्रीन था, इसलिए समझना मुश्किल था। जावा के प्रोग्राम तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा तो उसको आप लोग 1 सेकंड में समझ जाओगे, पर ये समझना मुश्किल था। कोशिश आपने भी की है, मैंने भी की है, ठीक है। अगर किसी दोस्त को लगता है कि सर अभी भी मुझे डाउट है, वो पूछ लो, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं। क्या लास्ट बार इसको फाइनलाइज कर दूं मैं? इसमें कोई और चर्चा करनी किसी को? नहीं तो मेरे क्वेश्चन के आंसर दीजिए आप, सीधी सी बात है। हाँ है ना? क्या चैट जीपीटी से बनवाऊंगा तो बहुत सिंपल बन जाएंगे? पहला, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं कहीं से भी, सीक्वेंस में नहीं पूछूंगा, है ना? पहला, बाइट कोड का इंस्ट्रक्शन डॉट क्लास। जेवीएम मशीन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? मशीन की जगह मैं प्लेटफॉर्म शब्द काम में ले सकता हूं, ठीक है। मशीन भी ले सकता हूं, ठीक है, एक ही बात है। पर मशीन से बड़ा प्लेटफॉर्म शब्द होता है, पर मशीन भी है तो गलत नहीं है वो। फिर मुझे बताइए, जावा के प्रोग्राम में जब यूजर कोई काम लिखता है, यूजर जो फाइल बनाता है, उसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा, सोर्स फाइल। ऑब्जेक्ट किस मेमोरी में बनते हैं? हीप। मेथड में बनते हैं। लोकल वेरिएबल स्टैक। करेक्ट है? ठीक है, यही आपको समझना था। जावा के सिंपल प्रोग्राम को कौन चलाता है? इंटरप्रेटर। जावा के कॉम्प्लिकेटेड कोड, हॉट कोड, जिट कंपाइलर। क्या मेरी बात ओके लग रही है? चलिए, इसी के साथ आपका ये हाउ टू रन जावा प्रोग्राम, ये जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। अगला टॉपिक शुरू करूं? अगला टॉपिक बड़ा मजेदार है और वो आपके एग्जाम में आना एक क्वेश्चन फिक्स है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर आपने पिछले साल का पेपर देखा तो एक क्वेश्चन फिक्स है, सिलेबस देखा तो एक सिलेबस में एक लाइन है, IDE। क्या है या नहीं है? एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सिलेबस में ये पूरा एक शब्द दे रखा, और इस शब्द का अर्थ बहुत छोटा टॉपिक है ये। ऐसा नहीं कि हर टॉपिक बहुत छोटे हैं। तो अब हम लोग यहां पर कुछ शब्द पढ़ने वाले हैं, बोलो। JVM, JRE, JDK, IDE। अब इन शब्दों को समझते हैं। तो नए पेज से हेडिंग लगा लीजिए, चारों शब्द का अर्थ क्या है, क्या इनके क्या फुल फॉर्म है, क्या काम करते हैं और आपस में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो इसमें पढ़ लो, एक ही बात है, एक ही बात है। किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना होता है, जैसे फाइल हैंडलिंग किसी भी एक में पढ़ लो, सब में आ जाएगी। यहाँ जावा की जगह पाइथन शब्द बोल लेना। क्या सबने लिख लिया? चलिए, एक डायग्राम की हम लोग सहायता लेंगे। ये खड़ा है यूजर, है ना? इसने एक फाइल बनाई है डॉट जावा। क्या बनाई है?
फिर आया कंपाइलर, क्या आया? उसने एक फाइल बनाई है डॉट क्लास बाइट कोड। फिर आया आपका जेवीएम। मुझे बताइए, ये डॉट क्लास फाइल है, ये चलती है, ये आपका प्रोग्राम है जो चलेगा। मुझे बताइए, खाली आपके पास डॉट क्लास फाइल है, चलेगा या उसको जेवीएम चाहिए? आपकी ये फाइल चल जाएगी या जेवीएम चाहिए? तो मुझे साथ साथ बोलिए, जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? जेवीएम की। खाली इकलौता प्रोग्राम होगा तो चलेगा कैसे? चलाने वाला कौन है? ये कभी नहीं चलता। अकेला फाइल लिया है, आप लोग गली गली लेके घूम रहे हो, हर कंप्यूटर में डाल रहे हो, कभी नहीं चलेगा। इसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? जेवीएम। तो आपको जेवीएम चाहिए होगा, हाँ या ना? तो प्रोग्राम तभी चलेगा जब आपके पास क्या होगा? जेवीएम। लेकिन जेवीएम इस प्रोग्राम को पूरा नहीं चला सकता। कैसे? ध्यान से सुनना। मुझे बताइए, क्या सी के अंदर यह प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? सिर्फ इतना सा लिखा, कोई इंक्लूड कुछ नहीं लिखा है, नहीं चलेगा। सी प्रोग्राम कहता है कि भैया आपको जो चाहिए, जो आपको यहां पर चीजें काम ले रहे हो, तो उसकी क्या चाहिए? हेडर फाइल। बोलो, हेडर फाइल को बोलते हैं लाइब्रेरी। क्या चाहिए? लाइब्रेरी चाहिए। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? हैश इंक्लूड। अब चल जाएगा, हाँ है ना? तो ये तो कोड हमारा है, ये कोड हमारे कोड को चलाने का काम जो है ये तभी चलेगा जब हमारे पास में क्या होगी? लाइब्रेरी। अगर मैं किसी के कंप्यूटर पर जाकर ये लाइब्रेरी अगर किसी के सी में हटा दूं तो वो मरिए इस प्रोग्राम को कभी नहीं चला सकता। तो साथ साथ बोल लो, जेवीएम प्रोग्राम को चलाता है, लेकिन जब प्रोग्राम को चलाया जा रहा है तो हमें कुछ बनी बनाई फाइलें चाहिए, है ना? क्या चाहिए? हेडर फाइल। हेडर फाइल के बिना चल सकता है क्या वो प्रोग्राम? अगर आपका प्रोग्राम ये है तो आपको ये फाइल लगाना जरूरी, नहीं तो नहीं चलेगा। इस फाइल को कहते हैं लाइब्रेरी। क्या कहते हैं? तो बोल लो, जेवीएम को प्रोग्राम चलाना आता है। प्रोग्राम में लाइब्रेरी यूज हो रही है, तो जेवीएम को साथ में और क्या चाहिए होगा? लाइब्रेरी। बोलो, जेवीएम प्लस लाइब्रेरी JRE कहलाता है। खाली जेवीएम है, प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि रन होने के लिए हमें लाइब्रेरी हेडर फाइल भी चाहिए। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो मैं कहता हूं मेरा प्रोग्राम रन होने के लिए काफी है। ये है आपका रन करने वाला इन्वायरमेंट, है ना? चलिए और देखिए, बात है कि सब जावा के प्रोग्राम को ये चला सकता है, पर इसको चलाने के लिए कुछ लाइब्रेरी चाहिए। जैसे कि ये है कंपाइलर या ओएस, ये जावा के सी के प्रोग्राम को चला सकता है, लेकिन उसको हेडर फाइल भी तो चाहिए। अगर हेडर फाइल नहीं होगी तो चलेगा कैसे प्रोग्राम? जैसे कि ये देख लो आप, ये प्रोग्राम एरर दे देगा अगर ये हट गया तो ये हमने लिखा है। हमें कभी कभी बनी बनाई चीजें चाहिए होती है और इसके बिना हमारा प्रोग्राम चलता नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। सी में बोलते हैं हेडर फाइल, यहां बोलते हैं लाइब्रेरी। तो जावा का प्रोग्राम देखिएगा, एक छोटू सा प्रोग्राम बनाता हूं, आपको अपना ध्यान केवल वही लगाना है। जहां से मैं लाइन खींचू ना, बोलो, क्लास बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, वॉइड मेन बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, हमें बनाना आता है, स्ट्रिंग बनाया है, बनाया है, सिस्टम बनाया है, आउट बनाया है, प्रिंट एलन जरूरी नहीं होता, चलो एलन लिख लेता हूं। प्रिंट एलन बनाना पड़ेगा या बनाया है? यहां मैंने लिखा हेलो जावा। क्या लिखा दोस्तों? यह है जावा का प्रोग्राम। दोस्त मुझे बताइए, सी के प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ होता है ना, और यहां क्या होता है? प्रिंट एलन। वहां पर प्रिंट एफ की कॉलिंग थी, यहां किसकी कॉलिंग है? प्रिंट एलन। वहां पर हमें क्या चाहिए था? stdio.h। क्या चाहिए था? और यहां हमें चाहिए, यहां पे हेडर फाइल चाहिए, तो बोलो हैश इंक्लूड stdio.h। उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। अगर किसी को एग्जैक्टली देखना है तो यहां पर इंक्लूड की जगह क्या आता है? इंपोर्ट।
और यहां std को जगह आएगा, बोलो जावा डॉट लैंग, क्या आ जाएगा? ये है, ऐसे लिखते हैं यहां पर हैश इंक्लूड, ये जावा का हैश इंक्लूड लिखने का तरीका है। तो बोलो अगर ये लाइन नहीं होगी एरर। जैसे सी के प्रोग्राम में अगर हैश इंक्लूड हटा दोगे तो प्रिंटअप में एरर आएगी, हाँ या ना? तो बोलो हमारे प्रोग्राम में लाइब्रेरी भी चाहिए। प्रोग्राम चलाता कौन है? जब जेवीएम प्रोग्राम चलाएगा तो उसको साथ में और क्या चाहिए होगी? जेवीएम और लाइब्रेरी को मिलाकर हमारा पूरा चलने वाला एनवायरनमेंट हो गया जेआरए। तो बताइए सबसे पहला क्वेश्चन, जेवीएम की फुल फॉर्म? जावा वर्चुअल मशीन। बोलो यह प्रोग्राम को चलाता है। लेकिन प्रोग्राम तब तक नहीं चलेगा जब तक कि लाइब्रेरी ना हो ना। तो हमें क्या चाहिए? JRE। ये क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। बोलो यह है बाइक जो चलती है, यह है पेट्रोल, बिना इसके गाड़ी नहीं चलेगी, और यह है आप जिसको जावा प्रोग्राम बोल रहा हूं। हाँ आप चाहे तो सीएनजी लगा दो, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि साहब पेट्रोल जरूरी नहीं है, सीएनजी भी चलाता हूं मैं, ठीक है। अगर हम लोग डीजल चलाएं, इसका मतलब जैसे हमें जरूरत है वैसे लाइब्रेरी ले लेंगे, जैसे जरूरत है ना वैसे लाइब्रेरी ले लो। कभी हम लोग जावा डॉट लैंग ले लेंगे, कभी जावा डॉट आईओ, फाइल हैंडलिंग चाहिए तो आईओ वाली लाइब्रेरी ले लेंगे। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो गाड़ी किसको चलानी है? गाड़ी कौन है? अब जेवीएम के ऊपर ये बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करा, हो नहीं रही, पता चला क्या नहीं मिल रहा? पेट्रोल नहीं मिला, तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। ये पेट्रोल वही लाइब्रेरी है जो आपके चलने के समय काम आएगी। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलिए तो बोलो JRE जेवीएम प्लस बनी बनाई लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी सही लिखा मैंने? गलत है। बोलो LIBRA लाइब्रेरी। क्या यहां तक ठीक है? जेवीएम प्लस लाइब्रेरी के संयोजन को क्या बोला जाता है? तो क्या गाड़ी आपको मिल जाए और पेट्रोल आपको मिल जाए, चाबी वगैरह आपके पास में है, तो बताइए क्या आप लोग गाड़ी चला सकते हो? यस, गाड़ी चला सकते हैं। तो आपका रन होने का सारी चीजें मिल गई, गाड़ी मिल गई, पेट्रोल मिल गया, ठीक है। खाली गाड़ी लेके घूम रहे हो और अंदर फूक मार रहे हो तो नहीं चलती गाड़ी, ठीक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए तो यहां से हम लोग वापस एक छोटू सा डायग्राम बना लेंगे। और सबसे छोटा आइटम कौन है? यह है बाइक। बाइक में अगर मैं लाइब्रेरी जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? तो क्या बन जाता है? JRE। ये प्रोग्राम चलाने के लिए काफी है, हाँ है ना। अब ध्यान से सुनना, डायग्राम देखकर। मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, अब ये वो बात हो रही है जो कि डेवलपर सोचते हैं। मैंने एक जावा का प्रोग्राम बना लिया है। अब ये जावा का प्रोग्राम मैं अपने क्लाइंट को बांटूंगा, आप मेरे क्लाइंट हो, सबको मैं जावा का प्रोग्राम बांटना चाहता हूं। तो मुझे जावा के प्रोग्राम के साथ में क्या देना पड़ेगा? मैं आपसे दोबारा पूछता हूं। मैंने आपको जावा का प्रोग्राम दे दिया, आपने कहा सर खाली प्रोग्राम से क्या होगा? तो मुझे आपको क्या देना जरूरी है? दो में से एक बताइएगा, जेवीएम या JRE? जेवीएम दे दिया, आपने कहा साहब ऐसा क्या दिया? गाड़ी दी, पेट्रोल दिया नहीं। तो जब हम लोग किसी को डिप्लॉय किसी को बांटते हैं, सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बांटने को डिप्लॉय कहते हैं हम लोग। जब सॉफ्टवेयर बांटा जाता है तो हमेशा हम लोग सॉफ्टवेयर के साथ में क्या भेज देते हैं? JRE। ये प्रोग्राम, ये इसको चलाने वाला, खत्म। वास्तव में तो चला रहा ये, पर इसको सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? हेडर फाइल सही है, वो यहां पर पड़ी है। क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये डायग्राम देख ली। क्या ये दोनों चीज समझ में आ गई? बोलो जेवीएम प्रोग्राम को चलाता है, JRE लाइब्रेरी के साथ में सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर जेवीएम तभी काम करेगा जब उसको क्या मिलेगी? जब दोनों जुड़ जाते हैं तो पूरा रन होने का एनवायरनमेंट खड़ा हो गया, हाँ है ना। चलो ये इतना सा लिख लो, डायग्राम बाद में बनाएंगे हम लोग, ठीक है। जेवीएम तो मैंने पूरा समझा दिया आपको। अब JRE देख लो आप। जेवीएम बाइक है जो चलती है, तो बाइक को चाहिए पेट्रोल, जेवीएम को चाहिए बनी बनाई लाइब्रेरी, नहीं तो कल को वो चलाएगा। ये सिस्टम क्या है, ठीक है, आउट क्या है, प्रिंट एलन क्या है।
हाँ जी, लाइब्रेरी तो सिस्टम पर डिपेंड थोड़े करती है, ये भी डिपेंड करता है। लाइब्रेरी तो फाइल है, बनी बनाई फाइलों को लाइब्रेरी कहते हैं। हम लोग बेचें आपको देते ना, तभी तो हम लोग जब आपको सॉफ्टवेयर बांटेंगे तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके विंडोज यूजर है या लिनक्स यूजर है, तो उसके हिसाब से मुझे उसका जीआरई देना पड़ता है। तो एग्जाम में या तो सीधी फुल फॉर्म आएगा या पूछेगा प्रोग्राम चलाता कौन है और चलने के लिए क्या चाहिए। चलाता कौन है? जेवीएम, और चलने के लिए क्या चाहिए? जीआरई। सबने लिख लिया दोस्त? सिर्फ एक एक लाइन की टॉपिक है ये, कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। अब आते हैं यहां पर, चलो बोलते रहिए जब तक कि अपने सारे का सारा टॉपिक परफेक्ट ना हो। प्रोग्राम को चलाता कौन है? जेवीएम। लेकिन जेवीएम जब काम करना शुरू करेगा तो उसको कुछ लाइब्रेरी चाहिए होगी, हाँ या ना? ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? जेआरई बन जाते हैं। जेआरई प्रोग्राम चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब क्लाइंट को प्रोग्राम के साथ में क्या देना पड़ेगा? जेआरई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना। अब ये तो है डिलीवर की बात, लेकिन अब मैं बनाने की बात कर रहा हूं। तो हम लोग बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। तो यहां तक तो डिलीवरी हो गई कि सब प्रोग्राम प्लस जेआरई भेज दो और अगला बंदा चला लेगा। लेकिन जो डेवलपर है उनको प्रोग्राम लिखने के लिए भी चाहिए, है ना? तो साथ साथ बोलो, अगर जेआरई में एडिटर जोड़ दिया जाए ताकि यूजर प्रोग्राम लिख सके, डीबगर जोड़ दिया जाए ताकि यूजर एरर निकाल सके, कंपाइलर जोड़ दिया जाए ताकि यूजर बाइट कोड बना सके, और बाइट कोड बन गया, जेआरई चला लेगा। तो जेवीएम में क्या डाला? लाइब्रेरी। क्या बन गया? जेआरई में क्या डाला? डीबगर, कंपाइलर। ये बन गया जेडीके। ये प्रोग्राम को चलाने के लिए होता है या डेवलप करने के लिए? ये चलने वाला या चलाने वाला। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बताइए, अगर मैं आप मेरे मान लो क्लाइंट है, ठीक है, आपको मुझे कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, तो आप लोग मेरे क्लाइंट हो, आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है। ये मान लो ये सब लोग क्लाइंट है, ठीक है, ये मेरे कलीग है सारे, हम सब ने मिलकर सॉफ्टवेयर बनाया है। तो मुझे बताइए, जब मैं सॉफ्टवेयर डिलीवर करूंगा इन लोगों को, तो मुझे बताइए, मुझे प्रोग्राम के साथ में जेडीके देना पड़ेगा या जेआरई? जेआरई। और अगर ये मेरे डेवलपर है ना, तो उनको मैं प्रोग्राम के लिए क्या दूंगा? जेडीके। और कहूंगा भैया जाओ प्रोग्राम लिखो, एडिटर लो, कोड करो, डीबगर चलाओ, एरर ढूंढो, कंपाइलर से बाइट कोड बनाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है बनाने की। क्लाइंट को क्या करना है? डीबगर क्या है, कंपाइलर क्या है, उसको तो खाली एक फाइल चाहिए और एक इन्वायरमेंट दे दो आप जो चला सके। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अब आता है दोस्त, सबसे छोटा क्या है? इसमें लाइब्रेरी जोड़ा तो क्या बन गया? इसमें एडिटर कंपाइलर जोड़ा तो जेडीके। क्या बन गया? बड़ा बड़ा लिख देते हैं, जेडीके। बताइए जेडीके की फुल फॉर्म? जावा का डेवलपमेंट किट। ये पूरा किट है जो डेवलपमेंट करने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए। तो जिसको जावा के अंदर प्रोग्राम बनाना है तो वो जेडीके डाउनलोड करता है ताकि उसको एडिटर कंपाइलर सब मिल जाए। जिसको खाली जावा मुझे डिलीवर करनी है उसको जावा के क्या चाहिए होगा? जेआरई। क्या आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई? तो साहब जेडीके के अंदर क्या क्या होता है? तो बोले जेडीके का मतलब जेआरई होता है, और जेआरई में क्या होता है? जेवीएम होता है। तो जब आपके पास में जेडीके है तो ये जेआरई प्लस, और क्या चाहिए मुझे? एडिटर चाहिए ताकि प्रोग्राम लिख सकूं, कंपाइलर चाहिए ताकि प्रोग्राम का बाइट कोड बना सकूं, डीबगर चाहिए ताकि हम लोग क्या ढूंढ सके? एरर। पक्का? ठीक।
साथ साथ बोलो, डाउनलोड लेटेस्ट JDK। ये है दोस्तों हमारा JDK जावा 25 आ गई है, 24 चल रही है। अपना जो सिस्टम डला हुआ वो 24 का डला हुआ है। क्या डला हुआ है? 24 का। मुझे बताइए, लिनक्स के लिए अलग मिलेगा क्योंकि JVM सबका अलग होता है, तो इसका JDK अलग है जिसके अंदर JVM होगा, इसका JDK अलग जिसके अंदर JVM होगा, और इसका JDK अलग जिसके अंदर JVM होगा। तो आप लोग अपना डाउनलोड कर लेना यहां से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जब आप लोग JDK डाउनलोड करते हो तो JDK के अंदर JVM भी आएगा, और JVM हर मशीन के लिए अलग होता है, इसलिए आपको अलग अलग JDK दे रहा है वो। चलिए, क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ गया? अब आता है इससे ऊपर, ये बड़ा मजेदार है। बोलो, यूजर के हाथ कब कपाते हैं? जब वो जावा का प्रोग्राम लिखता है। हाँ है ना? एक मैं लिखकर दिखाऊं जावा का प्रोग्राम, क्योंकि मेरे पास अभी JDK है मेरे सिस्टम में, पर मेरे पास IDE नहीं है। क्या नहीं है? अभी देखो, आपको नीड पता चलेगी आईडी की। पहले एक बार चेक कर लो आईडी है कि नहीं है। कोई तो होगी। नेटफ्लिक्स नहीं चाहिए, नेटबीन चाहिए। बोलो, ये है जावा की IDE। क्या है ये? डाउनलोड कर लूं मैं? इंटेलिजे कौन बोला? ये इंटेलिजे जो आता है ना भाई, ध्यान से सुनना, ये सबसे गजब की आईडी है। इंडस्ट्री उसी को काम में लेती है। जेट ब्रेन कंपनी का है, पेड है, और जो फ्री वाला है वो मजेदार नहीं है। तो मैं आपको यहां पर कोई सॉफ्टवेयर बनाना तो सिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको चलाना सिखा रहा हूं। बोल लो, नेटबिन किस कंपनी का आईडी है? अपाचे। आप चाहो तो नेटबिन ले लो, चाहो तो इक्लिप्स ले लो। क्या ले लो? चाहो तो जेट ब्रेन की ले लो आप, इंटेलिजे। क्या ले लो? इंटेलिजे। एक आती है ब्लू जे। क्या आती है? और एक आती है डॉक्टर जावा। क्या आती है? ये सब अलग अलग आईडी है इसकी, लेकिन और एक आता सबसे तगड़ा तो है विजुअल स्टूडियो। क्या आता है? मुझे बताइए, अपना अभी का एम क्या है? जावा के प्रोग्राम सीखना या चलाना? चलाना। और चलाने के लिए नेटबिन ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बाइंडी डाउनलोड थोड़ा करना, इंस्टॉलर चाहिए मुझे। तो इंस्टॉलर चाहिए। हो गया? ये हो रहा, आ रहा है। चलो, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं जावा का प्रोग्राम बनाता हूं। बताइए, मैंने अभी एक प्रोग्राम बनाया होगा। मैंने प्रोग्राम किस पे बनाया था? नोटपैड पर बनाया था ना। आपको तो एक अभी और बना लेता हूं। बोलो, नोटपैड पर जावा का प्रोग्राम बनाओ। तो ले जमूरे, जावा का प्रोग्राम आ रहा है। ठीक है ना? ये होता क्या जमूरा? जो भी है। तो बताइए, जावा का प्रोग्राम मैं कहां बना रहा हूं? नोटपैड पर। बोलो, क्लास एप्पल बन गई। क्लास बनाना बन गई। तो अब मैं इसको चलाना चाहता हूं, क्या यहीं से चला लूं? क्या यहीं से चल जाएगा? क्या नहीं, सब बनाते कहीं और है और चलाते कहीं और है। चलाने के लिए क्या चाहिए? CMD। तो बनाते कहीं और। जब मैं इसको लिख रहा हूं, मुझे बताइए, इसके अंदर मैंने लिखा क्लासेस। क्या लिख दिया? कहां हूं मैं? तो बताइए, इसने एरर शो करी या नहीं करी? एरर तो है। बोलो, नेटबिन फर्जी आईडी है। मतलब ये काम का नहीं है, इसमें कोई भी हम लोग को ये सजेशन देते नहीं है। नेटबिन देखना, नेटबिन में मैं लिखूंगा CL, वो आगे कहेगा क्या आप क्लास लिखना चाहते हो? मैं कहता हूं यस, ओके, खत्म। मैं यूज करता हूं एंड्रॉइड स्टूडियो। क्या यूज करता हूं? और उसके अंदर मैंने यूज कर रहा हूं जेमिनी। क्या यूज कर रहा हूं? मैं आपको बताता हूं मैं कैसे काम करता हूं। मैं एक लाइन लिखता हूं। क्या लिखता हूं? जेमिनी मुझे सजेशन देता है, क्या आप यही करना चाह रहे थे? मैं कहता हूं यस, ओके। वो हाथ 50 लाइन और लिख देता है। मैं फिर वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। तो मैं अपनी जो ऐप है उसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लाइन है। ईमानदारी से बोलूं तो मैंने तो शायद करीबन 1 लाख लाइन लिखी होगी, बाकी सब जेमिनी लिखता है मेरे लिए।
लेकिन जो जेमिनी लिखता है वो समझ में आनी चाहिए वो लिख क्या रहा है। ऐसा नहीं कि हर बार वो सही लिखता है, वो आपको सजेशन दे देगा। तो ये क्या आपको सजेशन दे रहा है क्या? अगर मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट, क्या लिखता हूं मैं? सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट तो आउट लिखना पड़ेगा। वहां तो क्या था, डॉट लगाती वो कहेगा भाई सिस्टम के अंदर आउट भी है, ये भी है, ये भी है, क्या चाहिए वो पूछ लेगा। तो बोलो, जेडीके के साथ काम करना मुश्किल था अगर हमें ऑटो सजेशन मिल जाए। क्या मिल जाए? ऑटो कोड मिल जाए। क्या मिल जाए? ऑटो एआई कोड। आजकल तो ये भी आता है। आपके प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं, आप लोग कंपाइल करते हो तो पता चलता है। लेकिन ये जो है यही है आपका आईडीई। क्या है ये? आईडी इतना अच्छा होता है कि आपकी छोटी मोटी एरर पहले ही पकड़ लेगा, वो कंपाइल करने की जरूरत ही नहीं। जैसे आपने लिखा क्लासेस, क्या लिख दिया? लिखते ही ये पकड़ लेगा, आपको कंपाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बोलो ऑटो एरर डिटेक्शन, ये आपके प्रोग्राम को आसान बनाता है। साथ ही साथ सिंगल इन्वायरमेंट है ये। कैसा? बोलो यही प्रोग्राम बनाओ, यही चलाओ। नहीं तो प्रोग्राम बनाओ किस पर? नोटपैड पर। चलाओ किस पर? सीएमडी पर। स्टोर कहीं और करो। प्लस आपको ये सिंगल इन्वायरमेंट देता है कि हर काम एक जगह होगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? आप इसमें कितने भी फोल्डर बना सकते हो और किस फोल्डर में कौन सी फाइलें रखनी। जैसे कि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर 2 फोल्डर है। एक के अंदर रखा हुआ है आप लोगों की फाइलें जिसमें आप लोग डाटा एक्सेस करते हो, और एक में रखा हुआ मेरी फाइल है, ताकि मुझे पता रहे कि मैं एडमिन वाले पर काम कर रहा हूं या क्लाइंट वाले पर काम कर रहा हूं। तो फोल्डर बनाना, काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब एडिशनल है। क्या है सारे? अगर ये हटा दूं तो भी मैं जावा का प्रोग्राम बनाऊंगा, लेकिन मुझे बड़ी दिक्कत आएगी। जैसे कि इस प्रोग्राम में एरर ही एरर है। चलिए मुझे बताओ यहां कहां कहां एरर है? रुक जाओ, बोलो। स्टैटिक, स्टैटिक, पब्लिक, पब्लिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, 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 ब्रैकेट ए। जो जावा के खिलाड़ी बैठे हैं वो मुझे एरर बताएंगे, ठीक है ना? 1 मिनट। बोलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये उनके लिए है जो जावा पहले से जानते हैं। जिसको नहीं जानते उसको धरती पर समझ में नहीं आ रहा है कि कहां एरर है। चलिए एक बार देख लेते हैं। इसको सेव कर लूं क्या? इसको सेव करते हैं। बताइए, अरे एप्पल नाम का पहले पढ़ा था, नाम क्या ले लूं? चिक्कू ले लूं? चिक्कू है। हेलो ले लूं? चलो देखो, जावा का प्रोग्राम बनाया और इसको मैं सेव कर रहा हूं। अपने फोल्डर बनाया होगा ना जावा का, यही है, ठीक है। यहां सेव कर देता हूं, नाम देता हूं हेलो। क्या देता हूं? देखो आपको कितनी तकलीफ महसूस होगी, और आईडी आती है, आपके सारे दर्द एकदम से गायब हो जाएंगे। ये आपका प्रोग्राम सेव हो गया। अब इस प्रोग्राम को चलाने के लिए मुझे यहां पर जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी? सीएमडी की। तो जावा के प्रोग्राम बनाया कहीं और, चलाया कहीं और। चलिए, तो सबसे पहले तो अपने फोल्डर में निकल लो भैया। ई में ना, ई में घुसा। ई में कहां घुसा? जावा के अंदर। ये तो सारे नाम देगा, टाइम वेस्ट करेगा। बोलो सीडी जावा, घुस गया। अब बताइए जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए क्या है? जावा सी। बताना मैंने सही लिखा है गलत लिखा? कहां हुई गलती? वेरी गुड। बोलो आगे क्या लिखूं? हेलो डॉट। एरर आना वाजिब है क्योंकि प्रोग्राम में दुनिया भर की एरर है। आगे एरर, ठीक है। अब मुझे बताओ पहली एरर कहां है? इसको स्ट्रिंग का एस बड़ा, परफेक्ट, ढूंढ लिया। और ढूंढो। सिस्टम का एस बड़ा, परफेक्ट, और ढूंढो। लाइब्रेरी इंपोर्ट। बोलो यहां पर
लाइब्रेरी ऑटोमेटिक आवेगी, सिंगल लाइब्रेरी ऑटोमेटिक आती है java.lang, ये जिसमें पढ़ा हो ना वो लाइब्रेरी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। ये फैसिलिटी हमारे पास में है, तो छोड़ो, लाइब्रेरी का एरर नहीं है। क्या बाकी प्रोग्राम सही है या गलत है? अभी बताइए सही है गलत है? सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको जावा नहीं आती उनको तो कुछ चलो एरर पकड़ने में दिक्कत मैं जानता हूं, अभी तो कोड समझाया नहीं है। सही है? जल्दी बोल दो, जो एरर निकालेगा उसकी चाय मेरी तरफ से। किस किस को एरर लग रही है हाथ उठा लो। चलो अच्छा, सेव किया नहीं क्या? बोलो सेव करना जरूरी है, नहीं तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। बोलो कोई एरर नहीं है, चकाचक चल रहा है, चलाने के लिए जावा हेलो। आंसर क्या गया? अब इसका मतलब जो पुराने खिलाड़ी थे वो समझ गए। पहला, कोई ऐसा नियम नहीं है कि ब्रैकेट पहले नहीं आ सकता, आ सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पब्लिक पहले आना चाहिए, स्टैटिक भी पहले आ सकता है। ये बहुत गलत फहमी पढ़ाई जाती है जो जावा पढ़ रहे हैं बेचारों को। आपके दोस्त नहीं, दोस्त पढ़ाने वाले का, वो हमेशा कहता है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आना चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। चल रहा है दोस्तों। नंबर 2, वो हमेशा कहते हैं कि एक के बाद में ब्रैकेट आता है, एरे हमेशा ऐसे बनता है। उल्टा एरे भी बना सकते हो आप ऐसे, ये पहले भी आता है बाद में भी आता है। गलत क्यों? चल रहा है ना। तो मुझे बताइए, बनाया कहीं और चलाया कहीं और। बाकी लोगों को ये बताइए, बनाया कहीं और जब तक मैं चला ना लूं तब तक आपको यहां पर एरर पता नहीं चल रही। लेकिन अगर आईडी होता, क्या होता? वो हाथ पाथ पकड़ लेता, वो कहेगा कंपाइल तो बाद में कर, पहले बता दो तेरे पास एरर है। तो आईडी बहुत हेल्प करता है। तो आईडी के अंदर हमें हेल्प करने के लिए कौन कौन है? ऑटो एरर वाला है, हर काम एक ही जगह करना है, यही चलाओ यही बनाओ, फोल्डर बनाना आसान हो जाएगा। आजकल तो एआई का कोड आ जाता है और ऑटो सजेशन भी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो बोलो, आईडी फुल फॉर्म क्या है? बोलो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ये भी डेवलपमेंट के लिए होता है ना भाई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बताओ इसमें क्या क्या होता है? बोलो, जेडी के बताओ क्या क्या फैसिलिटी देगा आपको आईडी? जेडी के तो मिल गया। एक तो दे देगा ऑटो सजेशन, कल मैं आपको ये नेटबिन चला के दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। और क्या देगा? ऑटो एआई कोड। अरे भैया ये तो जोरदार है, वो तो बार बार पूछता रहता है ऑटो एआई। अरे भाई यही चाहता हो कि हाँ चाहता हूं, बस बटन दबा देना 100-200 लाइन खुद लिख देगा। और क्या चाहिएगा? ये एरर को भी पहचान लेता है कंपाइल करने से पहले, जबकि यहां तो हमें रत्ती भर समझ में नहीं आ रहा था एरर कहां है जब तक मैं इसको कंपाइल ना कर लूं, पर ये तो पहले ही बता देगा आईडी। और क्या चाहिए? सिंगल इन्वायरमेंट, मतलब एक ही जगह बनाओ और वही चलाओ, वही बनाओ वही चलाओ। सिंगल इन्वायरमेंट मतलब बनाना और चलाना एक ही जगह। अभी तो मैं बना कहीं और रहा हूं, चला कहीं और रहा हूं। और एक और चीज मिलेगी, क्या? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। आप अपनी फाइलों को अच्छे से अरेंज कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, आप फोल्डर वगैरह बनाकर अपनी फाइलों को रख सकते हो। यह है आईडी। चलो फटाक से लिख लो, खत्म है। 4 लाइन का, लेकिन इसकी थ्योरी समझना जरूरी था। एग्जाम में जो लिखा है वही बोर्ड पर वही एग्जैक्टली आएगा, अगर आया तो। आईडी के ऊपर क्वेश्चन आता है दोस्त। पहले बताइए, आईडी क्लाइंट के लिए है या डेवलपर के लिए? क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं है। नहीं मुझे ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं बोलता, उसको आपको कुछ लिखना पड़ेगा तो वो समझेगा। नहीं फटेगा, क्योंकि जैसे बाद में मैं कुछ लिखता हूं तो वो यही कहता है कि पहले ऊपर ऐसा लिखा हो तो ऐसे लिखूंगा। बहुत समझदार है एआई। और जो पुराने डेवलपर बैठे हैं वो जानते हैं कि पहले आता था स्टैक ओवरफ्लो, कॉपी करो वहीं जाके पूछो वहीं पेस्ट करो। अब एआई आ गया है। हटा लूं? कोई दोस्त जो भी लिख रहे हैं, तो जो लोग लिख रहे हैं वो ध्यान से सुनते रहिएगा।
जावा के प्रोग्राम को चलाता कौन है? क्या जेवीएम काफी है चलाने के लिए? नहीं, जेवीएम को क्या चाहिए होगी? लाइब्रेरी। अब आपका ये प्रोग्राम चलाने लायक, तो ये प्रोग्राम चलाने के लिए ये होता है और बनाने के लिए जेडीके। आईडी जेडीके से बड़ा होता है। आईडी जो होता है वो आपके डेवलपमेंट किट से बड़ा होता है। क्यों होता है बड़ा? क्योंकि इसमें बहुत सा काम ऑटोमेटिक चलता है। तो सबसे छोटा जेवीएम, उससे बड़ा जेआरई, उससे बड़ा जेडीके, सबसे बड़ा आईडी। एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी है, उसके अंदर जेडीके भी आता है, सब कुछ आता है एंड्रॉयड स्टूडियो में। नेटबीन में भी सब कुछ मिलेगा। कंपाइलर है सी का, जीसीसी, GNU-C कंपाइलर। जी का मतलब GNU-C कंपाइलर। क्या सबने लिख लिया दोस्त? यह है ऑटो, ओटी नहीं है, ऑटो। क्या कई बार होता है ना, ध्यान मेरा यही रहता है। ये देखिए दोस्त, ऊपर ऊपर, अच्छा रुकूं। तो दोस्त अब हमारा पूरी जो थ्योरी है रेडी है। जावा आप लोग समझिए 50% खत्म हो गई है। जावा का कोड इतना मुश्किल नहीं है, सच में। हाँ, जैसे कि मुझे बताइए कि आपको इंट वगैरह आता लिखना? अभी अब एक पहला कोड लिखूंगा तब आपको सब पता हो जाएगा कि सर ये तो सब पता है हमें। अरे रुक जाओ लाली, डायग्राम बना ले, बस खत्म। चलिए इस क्लास को यही समाप्त कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया राम सर, थैंक यू।